प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 1 के अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक, र के रूप, नुक्ता, अपठित काव्यांश और उस काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आइए चलते हैं पुनरावृत्ति की ओर। पहला है अनुनासिक, अनुस्वार। तो आप ने यह पढ़ा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अनुस्वार शब्दों जो अनुस्वार वर्णों का जो उच्चारण होता है वह हमेशा नाक की ही सहायता से होता है ना, और हवा नाक से ही निकलती है। ठीक है, और वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। जो अनुनासिक वर्ण है उनका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि देश स्वर रहित हो और उनके साथ 15 का प्रयोग करना हो तो उसका रूप इस प्रकार से होगा। 15 समझते हैं ना, 15 ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। जो र का प्रयोग है, र का स्वर रहित उपयोग जो होता है उसके 4 रूप होते हैं। ट्रक में ड्रामा, राष्ट्र, ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। ठीक है, इसके बाद फिर उच्चारण के आधार पर उनके शब्दों में अनुस्वार अनुनासिक लगाना था। अंगूर में अ के ऊपर अनुनासिक, चांद में च पर अनुनासिक। अंगूर में अ पर अनुस्वार है, चांद में च पर अनुनासिक है, आंगन में अ पर अनुनासिक है, संवाद में स पर अनुस्वार है, जाऊंगा में ऊ पर अनुनासिक है, भावनाएं में ए पर अनुनासिक है, सांप में स पर अनुनासिक है, मंजिल में म पर अनुस्वार है, पसंद में स पर अनुस्वार है। ठीक है, इस तरह से निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। र के प्रयोग के लिए आप देखें, र के 4 प्रयोग होते हैं। एक तो र का प्रयोग जो होता है वो स्वर के साथ होता है और बाकी 3 में स्वर के बिना होता है। जहाँ स्वर के साथ होता है वहाँ जैसे सामान्य वर्णों का प्रयोग होता है वैसे र का भी होता है, लेकिन जहाँ स्वर रहित होता है वहाँ वह रेफ के रूप में ऊपर और नीचे लगते हैं। जैसे आप देखिए स्वर्ण में ण के ऊपर र लगा है, रेफ लगा है। प्रेम में प के नीचे र लग गया। पर्वत में व के ऊपर र लगा और द्रवित में द के नीचे रख गया। डरना में र स्वर के साथ लगा हुआ है, इसलिए ड र ना पूरा हम बोल रहे हैं। कटोरी में भी र पूरा स्वर के साथ है, बड़ी के साथ है, कटोरी हुआ। इस तरह से र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। तो र के इन विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझने के लिए हम इस बात को हमेशा याद रखें कि जब र स्वर सहित होगा तो र का पूरा उच्चारण होगा, और जब र स्वर रहित होगा तो रेफ के ऊपर में वो रेफ की तरह ऊपर लग जाएगा। और पदेन भी होता है, इसका पदेन प्रयोग जो भी होता है तो नीचे लगता है। जब र स्वर रहित हो, उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यंजन जिनकी खड़ी पाई नहीं होती वे स्वर रहित होते हैं, उनके साथ पदेन र का प्रयोग करना हो तो उनका रूप इस प्रकार होगा: ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण के आधार पर र के विभिन्न प्रयोगों का प्रयोग करना था। धर्म में म के ऊपर रेफ, सर्व में म के ऊपर रेफ, ड्रामा में ड के नीचे पदेन र हो जाएगा, विद्यार्थी में थ के ऊपर र हो जाएगा रेफ के रूप में, ग्रह में पदेन में ग में नीचे र होगा और र का पदेन रूप और र का रेफ रूप। आशीर्वाद में व के ऊपर रेफ र हो जाएगा, र का रेफ रूप हो जाएगा। राष्ट्र में ट के नीचे जो उसका पदेन रूप हो जाएगा। कर्म में म के ऊपर जो होगा वह उसका रेफ रूप होगा। व्रत में
व के नीचे जो होगा वो पदेन उसका रूप होगा। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलना है। जरा और जरा, फन और फन। तो फन फन बोलते हैं और फन बोलते हैं। जरा बोलते हैं, जरा बोलते हैं। ज ज फ फ फ फ फ ज ज। तो ज और फ उर्दू की ध्वनियाँ हैं। ज और फ में नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे जरा का अर्थ बुढ़ापा है और जरा जरा का अर्थ है थोड़ा सा। जरा कहेंगे तो बुढ़ापा और जरा कहेंगे तो थोड़ा सा। नुक्ता लगने से जो उसका उच्चारण होता है वो ज ज ज, ठीक है। दांतों से सट करके वो घसीटती है आवाज़ उसकी। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाना था। जरा में ज के नीचे, जुल्म में ज के नीचे, शराफत शराफत फत फ के नीचे, गज ज के नीचे, दर्जी ज के नीचे, फर्क फर्क, फिल्म वर्फ, कर्ज अंग्रेज, रोजा, इज्जत। तो इज्जत में दूसरे वाले ज के नीचे, रोजा में ज के नीचे, अंग्रेज में ज के नीचे, कर्ज ज के नीचे, वर्फ फ के नीचे, फिल्म फ के नीचे, फर्क फ के नीचे, दर्जी दर्जी ज के नीचे। तो इस तरह से यहाँ र का प्रयोग आपने देखा। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। कोई लहर न रोक सकेगी, हम मंजिल के दीवाने हैं, संकल्पों के हम सागर, हम नभ के ध्रुव तारे हैं, तूफानों को तौल चुके हम सब जाने पहचाने हैं, भाग्य हमारी मुट्ठी में है, स्वयं विधाता हम जग के। ठीक है, इस तरह से काव्यांश है। इस पे आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने को दिया जाता है। तो आप पहले ये समझ लें कि अपठित काव्यांश है क्या और अपठित काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर किस तरह दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद लेखन भी साथ में ये भी दिया हुआ है। अनुच्छेद लेखन कैसे हम करते हैं, अनुच्छेद लेखन का क्या प्रारूप है, और जब मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते जाते रहते हैं, किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इस तरह के लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह लेखन किया जाता है कि कोई आवश्यक तथ्य छूटने न पाए। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए, व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए, वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए, भाषा प्रभावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है, भाषा सरल बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। उस शब्द सीमा से 5 या अधिक शब्द होने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अधिक का अंतर नहीं आना चाहिए। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियाँ समाई हुई हैं। अनुच्छेद लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लें, संकेत बिंदु बना लें, विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा नहीं कि आप कभी उसके पक्ष में बोल रहे हैं, कभी उसके विपक्ष में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन की जो भाषा हो सरल हो, स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो, एक ही बात को बार बार हम न दोहराएं। अनावश्यक विस्तार से बचें, अनावश्यक विस्तार हमें नहीं देना चाहिए, और विषय से लेकिन हटना नहीं चाहिए, हम विषय को पकड़े रहें। शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखें। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बिना प्लानिंग के, बिना योजना बनाए कहीं से भी शुरुआत कर दी और कहीं भी समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी लेखन के 3 पक्ष होते हैं,
आरंभ, मध्य और अंत। तो इन तीनों पक्षों का हमें तीनों भागों में अवश्य पालन करना होगा, केवल तभी हमारा अनुच्छेद लेखन सार्थक होगा। यदि हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो कभी भी हम एक अच्छा अनुच्छेद नहीं दे सकते हैं। विषय से संबंधित सुक्तियाँ आप कलेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय में आपको अनुच्छेद लिखना है उस विषय से संबंधित जो सुक्तियाँ हैं उनका कलेक्शन कर लें और उनको ढूंढ करके लिख लें। अगर सुक्तियों का प्रयोग करेंगे तो आपका अनुच्छेद लेखन अच्छा होगा। विषय से संबंधित सुक्ति, कविता की पंक्तियों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अपठित जब काव्यांश आप लोगों को दिया जाता है उसके बारे में कुछ बातें जान लें। अपठित काव्यांश किसी कविता का वह अंश होता है जो पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकों से नहीं लिया जाता है। इस अंश को छात्रों द्वारा पहले नहीं पढ़ा गया होता है। अपठित काव्यांश का उद्देश्य होता है काव्य पंक्तियों का भाव और अर्थ समझना, कठिन शब्दों के अर्थ समझना, प्रतीकार्थ समझना, काव्य सौंदर्य समझना, भाषा शैली समझना तथा काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है उसे हम पहले अच्छी तरह पढ़ें और समझें। बिना कविता के अर्थ और भाव को समझे हुए हम कभी भी कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। शिक्षा की समझ आदि से संबंधित विद्यार्थियों की योग्यता की जांच परख करना अपठित काव्यांश को देने का और उसे पाठ्यक्रम में रखने का प्रमुख उद्देश्य है। जब कभी भी हम अपठित काव्यांश संबंधी प्रश्नों को हल करते हुए जाते हैं तो हमसे कुछ लापरवाहियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। तो आप प्रमुख बातों पर ध्यान अवश्य दें। यदि ऐसा करते हैं तो आप काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सफल हो जाएंगे। कुछ बातें जो मुख्य हैं वो इस प्रकार हैं। काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके अर्थ और मूल भाव को समझने का प्रयास करें, कठिन शब्दों या अंशों को रेखांकित करें। प्रश्न पढ़ना और संभावित उत्तर पर निशान लगाना बहुत जरूरी है। प्रश्नों का उत्तर देते समय जो प्रतीकार्थ हैं विशेष ध्यान दें। प्रश्नों के उत्तर आप काव्यांश में ही दें, काव्यांश से बाहर जाकर उत्तर देने का प्रयास न करें। उत्तर अपनी भाषा में लिखें, काव्यांश की पंक्तियों को उत्तर के रूप में न उतारें। यदि प्रश्न में किसी भाव विशेष का उल्लेख करने वाली पंक्तियां पूछी गई हैं तो इसका उत्तर काव्यांश से समुचित भाव व्यक्त करने वाली पंक्तियों को ही लिख करके दें। शीर्षक जब कभी पूछा जाए तो काव्यांश की किसी विशेष पंक्ति पर आधारित न होकर के शीर्षक पूरे काव्यांश पर या उसके भाव पर आधारित होना चाहिए। शीर्षक जो है संक्षिप्त, आकर्षक और अर्थवान आपको छांटना होगा। यदि शीर्षक बड़ा हो जाएगा तो वह अर्थ का अनर्थ देने लगेगा। एट्रैक्टिव भी होना चाहिए, पूरे काव्यांश का भाव उस शीर्षक में समाहित होना चाहिए। अर्थवान, सार्थक होना चाहिए। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर में शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। यदि 1 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको 10 लाइन नहीं लिखनी है। 1 नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है तो आपको मैक्सिमम 2 लाइन तक ही 3 लाइन लिखना है। यदि 2 नंबर का प्रश्न दिया है 3 से 4 लाइन लिख दीजिए। यदि शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका अर्थ सही, आपका जो उत्तर है वह सही नहीं होगा, सटीक नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा। प्रश्नों का उत्तर लिखने के बाद एक बार उसे अच्छी तरह दोहरा लें कि जिससे यदि आपको कहीं और सावधानीवश कोई गलती हो गई हो तो उसे आप आसानी से सुधार सकें। इस तरह से यही मुख्य बातें हैं और आज के लिए इतना ही। फिर कुछ गृह कार्य मैं आपको भेज रहा हूँ, उस गृह कार्य को आप करके PDF के रूप में मुझे मेरे पर्सनल WhatsApp नंबर पर भेजें। ठीक है, धन्यवाद।